जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सरकार और किसानों के बीच जब कोई सोल्यूशन ना निकलता देख सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फार्म्स बिल और किसान आंदोलन के मैटर को लेकर दखल दिया। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगले ऑर्डर तक तीनों कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही साथ एक 4 सदस्यीय कमेटी को गठित किया है जो किसानों के साथ बातचीत करके कृषि कानूनों पर किसानों के ऐतराज को सुनेगी, उन पर विचार करेगी और अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई इस 4 सदस्यीय कमेटी में अगर आप इन सदस्यों के फार्म्स बिल को लेकर आप इनकी बातों को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चारों सदस्य कृषि कानूनों को लेकर उनके पक्ष में है, बल्कि ये तो फार्म्स बिल को एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के रूप में देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 सदस्यों का एक बैकग्राउंड फार्म बिल को लेकर उनके विचार के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये एक चाल है या फिर आंदोलन को सुलझाने का एक प्रयास है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी के सबसे पहले सदस्य है अशोक गुलाटी। वैसे तो अशोक गुलाटी इंडिया के एक जाने माने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फूड सप्लाई और प्राइसिंग पॉलिसी में एडवाइजिंग बॉडी CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के चेयरमैन भी रह चुके हैं और करंटली अशोक गुलाटी इन्फोसिस की तरफ से इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में एज ए चेयर प्रोफेसर कार्यरत है। लेकिन जब आप कृषि कानून को लेकर अशोक गुलाटी के पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो आप बहुत ही अलग पाएंगे। अशोक गुलाटी कृषि कानूनों और कृषि सुधारों के ओपनली सपोर्टर है। वह APMC एक्ट के भी समर्थक है। साथ ही साथ अशोक गुलाटी मानते हैं कि मंडियों से सिर्फ 6% किसानों को ही फायदा हो पाया है, बाकी 94% किसान मंडियों से होने वाले फायदे से वंचित है। अब हम आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स या आर्टिकल के बारे में बताते हैं जिनमें अशोक गुलाटी ने फार्म्स बिल के सपोर्ट में अपने विचारों को ओपनली पेश किया या फिर ओपनली पब्लिश किया है। मई 2020 में जब मीडिया में बातें चलनी शुरू हुई कि सरकार के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो उस समय अशोक गुलाटी ने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में लिखा कि मोदी गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करती है क्योंकि फाइनली वो इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को 1991 में इंडिया में हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म से कंपेयर करके किसानों के लिए बहुत फायदेमंद बताया। उसके बाद सितंबर के मंथ में अशोक गुलाटी जी ने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में लिखा कि फार्म्स बिल पर सरकार तो सही है लेकिन ओपोजिशन के द्वारा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। उन्होंने ओपनली कहा कि इन फार्म्स बिल का मेन मुद्दा सिर्फ फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस को सेल करने के लिए ग्रेटर चॉइस और फ्रीडम प्रोवाइड कराना है और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट के बायर्स को खरीदने के लिए और स्टोर करने के लिए एक बेस प्रोवाइड कराना है, जिससे एग्रीकल्चर की मार्केटिंग में कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। उसके बाद किसान आंदोलन के बीच में भी दिसंबर में अशोक गुलाटी जी ने अपने द वायर में अपने एक आर्टिकल में कहा कि सेंटर को इन तीनों फार्म्स लॉज को कैंसिल नहीं करना चाहिए बल्कि 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। किसानों के साथ बातचीत करके उन्हें मनाकर दोबारा 6 मंथ के बाद इन फार्म्स बिल को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, लेकिन इन फार्म्स बिल को सरकार के द्वारा हटाया नहीं जाना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा गठित की गई इस कमेटी के सदस्य क्या किसानों और सरकार के बीच की इस बात को सुलझा पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सदस्य की ओर। इस 4 सदस्यीय कमेटी के दूसरे सदस्य है प्रमोद कुमार जोशी। वैसे तो प्रमोद कुमार जोशी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च की फील्ड में एक फेमस पर्सनैलिटी है और साथ ही साथ वह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया की तरफ से कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। इससे पहले 2016 में प्रमोद कुमार जोशी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट थे। अशोक गुलाटी की तरह प्रमोद कुमार जोशी ने भी
सितंबर 2020 में एग्रीविजन, एक इजरायली एग्रीकल्चर बिजनेस कंसल्टिंग फर्म के साथ अपने एक पैनल डिस्कशन में ओपनली कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे फार्म्स बिल फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए किसानों को एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा और साथ ही साथ फार्मर्स का जो एमएसपी के रिगार्डिंग जो फियर है वह बेसलेस है, इससे एमएसपी खत्म नहीं होगा। उसके बाद किसान आंदोलन के बीच में ही दिसंबर 2020 में अपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखे एक आर्टिकल में प्रमोद कुमार जोशी ने कहा था कि सरकार की तरफ से किसानों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा किसानों की जेन्युइन डिमांड्स को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी किसानों के द्वारा आंदोलन खत्म नहीं किया जा रहा है, ना इस मैटर को रिजोल्व किया जा रहा है, बल्कि किसान हर बार बातचीत से पहले अपनी बात को या फिर अपने मुद्दों को चेंज करके इस पूरे आंदोलन को भड़काना चाहते हैं। उसके बाद अभी जनवरी के मंथ में ही प्रमोद कुमार जोशी ने गांव कनेक्शन की एक वेबसाइट में अपने आर्टिकल में फार्मर्स के द्वारा डिमांड किए जा रहे एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपने व्यूज को पेश किया। तो इसमें प्रमोद कुमार जोशी ने क्लियरली लिखा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एमएसपी मैंडेटरी बाय लॉ, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि एमएसपी को बाय लॉ मैंडेटरी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और उन्होंने कहा अगर आप एमएसपी को एक राइट के रूप में पेश करेंगे तो अगर किसी को एमएसपी नहीं मिलेगी वह सीधा कोर्ट की तरफ मूव करेगा और ऐसे एमएसपी को पेनलाइज किया जाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब प्रमोद कुमार जोशी भी फार्म बिल को ओपनली सपोर्ट करते हैं, तो वह किसानों की बातों को सुनने के लिए कैसे तैयार होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई 4 सदस्यीय कमेटी के तीसरे मेंबर है अनिल घनवत। वैसे तो अनिल घनवत इंडियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और इसके साथ ही साथ अनिल घनवत एग्रीकल्चर में लिबरलाइजेशन और ओपन मार्केट पॉलिसीज के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी रहे हैं। और करंटली अनिल घनवत शेतकर संगठन जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक फार्मर यूनियन है उसके प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो अनिल घनवत ओपनली कृषि कानूनों के समर्थक है और अनिल घनवत कहते हैं कि यह चलाया गया आंदोलन ट्रेडर्स और बिचौलियों की वजह से पनपा है, वरना किसानों का इस आंदोलन में कोई रोल नहीं है। और कुछ ही दिन पहले दिसंबर में जब द हिंदू की बिजनेस लाइन में अनिल घनवत ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि गवर्नमेंट को इन लॉज पर कुछ समय के लिए स्टे लगा देना चाहिए और फार्मर से डिस्कशन करने के बाद दोबारा इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन इन लॉज को विड्रॉ करने की या फिर रिपील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन लॉज को विड्रॉ या रिपील कर लिया गया तो फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएंगी और उनको बेनिफिट्स नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने दिसंबर के लास्ट वीक में जब आंदोलन अपने चरम पर था, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग के साथ जब घनवत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की तो उन्होंने कहा था यानी कि 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को ओपन मार्केट से डायरेक्टली फायदा हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 2 राज्यों के किसान, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर हरियाणा और पंजाब के बारे में कहा था कि अगर 2 राज्यों के किसानों के प्रेशर में आकर अपने डिसीजन को रिपील कर दिया या फिर इन एक्ट को रिपील कर दिया तो यह एक इनिशिएटिव का अंत हो जाएगा और कभी भी किसानों को फायदा नहीं हो पाएगा। अगर हम अनिल घनवत की पूरी बात को एक ही सेंटेंस में कवर करना चाहे तो हम आपको बता देते हैं कि अनिल घनवत की प्रेसिडेंसी वाला शेतकरी संगठन इन फार्म्स बिल के सपोर्ट में महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर चुका है। वो ओपनली इन फार्म्स बिल को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन फार्म्स बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी के लास्ट मेंबर है भूपेंद्र सिंह मान। वैसे तो भूपेंद्र सिंह मान फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन मान के नेशनल प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ जब कुछ दिन पहले ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फार्म्स बिल पर अपने सपोर्ट और अपने पॉइंट्स को लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात की थी, उस समय हमारे चेयरपर्सन भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह मान कृषि कानूनों और कृषि में सुधारों के समर्थक है, लेकिन वह चाहते हैं कि हमें एमएसपी की लिखित गारंटी मिलनी चाहिए, बेशक ये कृषि कानून को लागू किया जाए। द हिंदू में अपनी एक द हिंदू को दिए अपने इंटरव्यू में बीएस मान ने कहा था रिफॉर्म्स आर इंडीड इन ऑर्डर टू मेक एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव, यानी कि एग्रीकल्चर की फील्ड में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए
रिफॉर्म्स की जरूरत है। किसानों को सेफगार्ड करने की भी जरूरत है। इसमें कुछ एनोमलीज है, इन एक्ट में से एनोमलीज को करेक्ट किया जाए और करेक्ट करने के बाद कुछ अमेंडमेंट के साथ इन कृषि कानूनों को लागू किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी के चारों मेंबर्स कृषि कानूनों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, उनका इन कृषि कानूनों को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गठित की गई यह 4 सदस्यीय कमेटी क्या किसानों की इन मांगों को पूरा करवा पाएगी, जिनके लिए पिछले लगभग 1.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है। आप एकता बनाए रखिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। अगर किसान है तो देश है। जय जवान जय किसान के इसी स्लोगन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।